आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान का सेट 3 2023 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1 जिसमें क्वेश्चन फिजिक्स के दिए गए हैं। पहले दिया गया प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए या इनमें से सभी। तो जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है ये तीनों दर्पण के लिए सत्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा तथा डी में दिया है ए और सी दोनों द्वारा। तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को हम रखते हैं दर्पण के फोकस और उसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में। उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनता है। सी में है अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा में भी जो प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब बनता है जब लास्ट वाले केस में जब वस्तु को हम फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है आवर्धित काल्पनिक बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? दूसरा का ए और सी, यानी कि डी हो गया, डी का ए और सी। तीसरा में दिया अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो जिस पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं पाती, यानी कि कौन सा हो जाएगा? विद्युत रोधी पदार्थ, डी, ठीक है। उसके बाद है चौथा विद्युत शक्ति की इकाई। जो विद्युत शक्ति होती है इसकी इकाई होती है वाट, और इसको हम लिखते हैं P बराबर W/T। तो इसका एक मात्रक होता है W का होता है कार्य जिसका मात्रक होता है जूल, और T है समय, इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, या इसको कहते हैं वाट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा दिया किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो मान लेते हैं कोई केतली में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है H बराबर है I² RT। I है धारा, R है प्रतिरोध और T है समय। तो उतने ही समय में इसको मान लेते हैं H1 और H2। उतने ही प्रतिबिंब में अगर हम समय में धारा को अगर 3 गुना कर दें, यानी कि I बराबर 3I, तो हो जाएगा 3I का होल² RT। तो कितना हो गया ये? 9I² RT। और I² RT किसके बराबर है? H1 के बराबर है, तो लिख देते हैं 9 गुणे H1, यानी कि जो ऊष्मा हुई कितनी गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद छठवां, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने में असमर्थ है तो उसके नेत्र में दोष होगा। तो अगर कोई आदमी दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसका मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? छठवें का बी। उसके बाद सातवां है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है, अनंत पर होता है, ऐसे ये अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका पोल ध्रुव, ये हो गया फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत पर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर से टकराने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है और अत्यधिक छोटा बिंदु के समान बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि वस्तु कहाँ होगा? अनंत पर होगा। तो सातवें का आंसर हो गया डी। इसके बाद दिया उपभाग 2 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लिखा है कार्बन को वायु में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो जो उदाहरण होगा वो संयोजन अभिक्रिया होगा। जैसे कार्बन है और जब इसको वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो इसमें और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाते हैं और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। तो आठवें का आंसर हो गया ए। उसके बाद 9वां दिया है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जब जिंक चूर्ण पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक हो गया, जिंक का संकेत होता है Zn, और जब इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है।
तो कोई भी धातु है, अगर धातु की हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद 10वां है सामान्य तापक्रम तथा दाब के रूप में पाई जाने वाली अधातु। तो सामान्य तापक्रम और दाब में जो पाई जाने वाली धातु होती है ब्रोमीन होती है। जो ब्रोमीन होती है वो लिक्विड के रूप में होता है। तो 10वें का आंसर हो गया बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह क्या है? तो प्रोपेनोन मतलब ये कीटोन का समूह होता है, ठीक है, लास्ट में ओन लगा है। प्रोपेनोन यानी कि ओन है, तो ये कीटोन का जो ग्रुप होता है वो होता है डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये हो गया कीटोन का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 12वां दिया है कॉलम ए में दिए गए यौगिकों के सुमेलन कॉलम बी से दिए गए उदाहरण से कीजिए। पहले दिया है एल्डिहाइड, और जो एल्डिहाइड होता है उसका क्रियात्मक समूह होता है CHO। तो जो CH होता है उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें CHO किस में आ रहा है? यहाँ है CHO, ठीक है। तो ए का हो जाएगा बी, तो इसमें ए का बी किस में है? बी में भी है और डी में भी है। उसके बाद एल्काइन, एल्काइन कहते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो 3 बॉन्ड वाला कौन सा है? डी है। तो बी का हो गया डी, ठीक है। तो इसमें बी का डी कौन सा हो जाता है? डी वाला आंसर होगा। ए का बी का डी हो गया। उसके बाद है कार्बोक्सिल अम्ल। जो कार्बोक्सिल अम्ल होता है इसका क्रियात्मक समूह होता है COOH। COOH होता है क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल अम्ल का। तो इसमें कार्बोक्सिल अम्ल कौन सा हो जाएगा? इसमें OH ग्रुप है, तो हो जाएगा सी का ए। इसके बाद है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कहते हैं जिसमें हेलोजन ग्रुप के आते हैं। हेलोजन ग्रुप में होता है ब्रोमीन है, ठीक है, उसके बाद आयोडीन है। तो ये सब जो तत्व होते हैं ये हेलोजन ग्रुप के होते हैं। तो इसमें जो हेलो एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एकल बंद होता है, एल्केन को कहते हैं। तो एल्केन भी हो और साथ में साथ हेलोजन ग्रुप का तत्व भी हो। तो हेलोजन ग्रुप का तत्व कौन सा? इसमें ब्रोमीन है, Br। तो डी का आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें कौन सा होगा? डी वाला होगा। ए का बी हो गया एल्डिहाइड। उसके बाद फिर बी का डी, बी है एल्काइन, इसका डी ट्रिपल बॉन्ड इसमें है। इसके बाद है सी का ए कार्बोक्सिल अम्ल जिसका क्रियात्मक समूह होता है COOH यानी कि ए हो जाएगा। और लास्ट में हेलो एल्केन, तो डी का कौन सा हो जाएगा? सी होगा। इसके बाद एक कार्बन की परमाणु संयोजकता कौन सी होगी? 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो जो कार्बन होता है इसकी परमाणु संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। कार्बन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम कहते हैं यार क्या कहते हैं, तो हो जाएगा 2 और 4। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। ये क्या कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है किस, तो इसमें जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी का 4। इसके बाद भाग 3, ये क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी से है। 14 में दिया हुआ जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो जितने भी जैव प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है वो किसके द्वारा? उत्सर्जन के द्वारा होता है। जनन से भी नहीं होता, पाचन से भी नहीं होता, परिसंचरण से भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। इसके बाद 15 है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? जो पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल होता है और जल होता है, इसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये भी सही है, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये भी सही है। सी है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों जो क्रियाएं होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण में होती है। और डी में दिया है ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन, तो ये जो क्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 15 का होगा डी। 16वां क्वेश्चन हम लोग करना नहीं है, इसमें स्टार लगा है। 17वां क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे? मटर के पौधे पे किया था। इसके बाद 18वां है निम्न में
किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो जो एक लिंगी पुष्प होता है वो कौन सा होता है, किस पौधे के होते हैं? पपीते के पौधे में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो मादा जनन तंत्र के जो गर्भाशय होता है इसमें कॉपर टी को स्थापित किया जाता है। इसके बाद 20 है, किण्वन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? किण्वन जो होता है इसमें कोई पदार्थ जब किण्वित होता है मतलब वो सड़ता है, ठीक है, वो खराब होने लगता है। जो किण्वन होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सही है। इसके बाद ये प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ये भी सही है, ठीक है। डी में दिया है कि इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, तो ये भी सही है। और डी में यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो किण्वन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होता है, तो 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसके बाद अगले वीडियो में हम उपभाग 1 और उपभाग 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।